नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ खबरों के माध्यम से उन खबरों की स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करते हैं जो पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही है। तो इस बार भी हम कुछ खबरों पर महत्वपूर्ण रूप से उनके स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान की अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। कौन कौन सी शाखाओं पर हिंदी माध्यम में आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हुए हैं? करोल बाग शाखा, प्रयागराज शाखा, जयपुर शाखा, लखनऊ शाखा और इसके अलावा इंदौर शाखा में भी बैच प्रारंभ हो चुका है। करोल बाग शाखा में जो बैच का प्रारंभ है ये सुबह 11:30 बजे हुआ है, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज शाखा में 3 अक्टूबर से बैच प्रारंभ हो रहा है और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 11:15 बजे। इसके अलावा जयपुर शाखा में 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले बैच की जो टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे रहेगी, और उसी तरह से लखनऊ में बैच प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर को और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:30 बजे। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अगर आप इन शाखाओं के पास स्थित है तो इन शाखाओं में जा सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 और अपनी सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर के, ताकि आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी बेहद अच्छी हो सके। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम के आज के अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे मुख्य परीक्षा हो। आपको पता होना चाहिए कि टैरिफ और नॉन टैरिफ अवरोध यानी बैरियर क्या होते हैं। इनकी पहले सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सामान्य जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो वर्तमान संदर्भ को बताना भी कोई खास महत्व नहीं रखेगा। इसलिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, यानी प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोध क्या होते हैं, ये व्यापार से संबंधित है और इनको व्यापारिक अवरोध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर कोई भी देश अपने यहाँ अपनी वस्तुओं के उपभोग को बनाए रखना चाहता है अपने देश में, या दूसरे देशों से आयात को सीमित करना चाहता है, तो वो कई प्रकार के ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करता है, व्यापारिक अवरोध का इस्तेमाल करता है। जब हम ट्रेड बैरियर के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सामान्यतः ये आयातों पर लगाए जाते हैं, ताकि बाहरी देशों से जो सामान आता है उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो ट्रेड बैरियर होती है, ट्रेड बैरियर यानी व्यापार अवरोध जो होता है, उसमें दो तरह से ये व्यापारिक अवरोध यानी आयातों पर नियंत्रण लगाया जाता है। किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जाता है? एक इसमें शामिल होता है टैरिफ टैरिफ बैरियर यानी प्रशुल्क अवरोध, और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर यानी गैर प्रशुल्क अवरोध। प्रशुल्क अवरोधों में किस प्रकार की चीजें आती हैं कि किसी न किसी वस्तु पर जिसका आप आयात नहीं करना चाहते या सीमित स्तर पर करना चाहते हैं, तो आप कई तरह की ड्यूटी लगा लगा सकते हैं। और इसके संदर्भ में दो उदाहरण हम देखेंगे। एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इनका इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये, इसको जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? ये तब लगाई जाती है मान लिया कोई देश है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वस्तु का निर्यात करता है या किन्हीं अन्य देशों में वस्तु का निर्यात करता है। इस देश में किसी पर्टिकुलर वस्तु की जो कीमत है वो $10 के आसपास है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या किसी अन्य देश में कम कीमत पर बेचने की एक व्यवस्था क्रिएट करता है। व्यवस्था क्रिएट कैसे करेगा? अगर ये अपने निर्माताओं को किसी प्रकार की सुविधा प्रदान कर दे। जैसे अगर इसने इस वस्तु पर $2 का एक सहायकी प्रदान कर दी, यानी एक सब्सिडी प्रदान कर दी, तो ये इस वस्तु को किसी अन्य देश में या इंटरनेशनल मार्केट में $8 पर बेच सकता है। तो सहायकी के इस प्रभाव को ये देश अपने देश में समाप्त करने के लिए, मान लीजिए चाइना इस स्थिति का इस्तेमाल करता है अपने यहाँ किसी वस्तु को दूसरे देश में, भारत में कम कीमत पर बेचने के लिए $10 की वस्तु पर $2 की सहायकी यानी एक तरह से सब्सिडी प्रदान करता है। तो भारत इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए, ये भारत में कम कीमत पर ना बिके, इसके लिए इस सहायकी को समाप्त करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी का इस्तेमाल कर सकता है, सीवीडी का इस्तेमाल कर सकता है।
ताकि इस साहिकी के प्रभाव को समाप्त किया जा सके और किसी भी तरह की बढ़त इसके प्रोडक्ट को यहाँ पर न मिले। तो ये हुआ एक प्रकार का प्रशुल्क अवरोध, जहां पर आयात को नियंत्रित कर दिया गया। उसके गैर हस्तक्षेप को, जिस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, कोई देश एक अलग तरीके से साहिकी का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट को कम कीमत पर किसी दूसरे देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी का इस्तेमाल करके उसको रोक दिया गया, उस आयात को रोक दिया गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये टैरिफ संरचना के अंतर्गत आता है, प्रशुल्क अवरोध के अंतर्गत ये चीज आती है। उसी प्रकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आती है। मान लिया कोई भी देश है और कोई भी देश अपनी किसी वस्तु का निर्यात अन्य देशों में करता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करने की कोशिश करता है, और विशेष तौर से इस वस्तु का निर्यात इसलिए किया जाता है ताकि इस वस्तु का, इस पर्टिकुलर वस्तु का यहां पर एक अधिकार स्थापित किया जा सके, या इस देश में इस वस्तु का उत्पादन बेहद ज्यादा हो गया है, तो इस उत्पादन को अन्य देशों में भेजने के लिए, क्योंकि इसका कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, अन्य देशों में भेजने के लिए ये यहाँ पर इसको डंप करने की कोशिश करता है कम कीमत पर। भले ही, क्योंकि यहाँ पर उपभोग हो नहीं सकता, कंजम्पशन हो नहीं सकता, तो इसको कम कीमत पर दूसरे देशों में प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। या फिर कोई भी देश इस प्रकार से एकाधिकार स्थापित करना चाहता है या निर्यात स्थापित करना चाहता है किसी दूसरे देश में गलत साधनों के माध्यम से, तो ये देश इसके आयात को किस प्रकार से रोकेगा? इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये भी एक प्रकार का प्रशुल्क अवरोध की श्रेणी में आता है। तो ये ट्रेड बैरियर के अंतर्गत टैरिफ अवरोध, टैरिफ बैरियर हुआ, यानी प्रशुल्क अवरोध हुआ। नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंतर्गत, गैर प्रशुल्क अवरोध के अंतर्गत किस तरह की चीजें आती हैं? इसको हम मात्रात्मक प्रतिबंध भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का एक कोटा निर्धारित इसके अंतर्गत कर दिया जाता है। मान लिया किसी वस्तु के आयात पर नियंत्रण लगाना है, उसको नियोजित करना है, उसको सीमित करना है, तो उसका कोटा निर्धारित किया जा सकता है कि इतनी मात्रा से ज्यादा उस वस्तु को नहीं लिया जाएगा, तो स्वतः उस वस्तु का आयात एक तरह से सीमित हो जाएगा। तो ये आता है कोटा निर्धारित करके। या किसी वस्तु के संदर्भ में लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से भी ये किया जा सकता है कि अगर कोई भी देश किसी खास वस्तु का हमारे यहाँ निर्यात करना चाहता है, तो हम उसके निर्यात को, अपने यहाँ आयात को अनुमति तो देंगे, लेकिन उसके लिए एक लाइसेंस निर्धारित कर देंगे और उस लाइसेंस की विनियामक प्रणाली को इस प्रकार से बना सकते हैं ताकि जितनी मात्रा हम उस वस्तु की चाहें उतनी ही हमारे पास आए। तो ये एक आता है नॉन टैरिफ के अंतर्गत। इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं को अन्य प्रकार से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे टेक्निकल अवरोध लगाए जा सकते हैं, या एक नियंत्रित आता है, एक विनियमन आता है जिसको हम सैनिटरी रेगुलेशन कहते हैं। सैनिटरी रेगुलेशन क्या होता है? ये ऐसा होता है कि अगर हम किसी देश से किसी वस्तु का आयात करते हैं और उस आयात से हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो हम उस पर सैनिटरी रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके उसके आयात को प्रतिबंधित कर सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी देश के आयात से हमारे पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या हमारे यहाँ जैव विविधता नष्ट होती है, तो उस पर फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक होता है सैनिटरी रेगुलेशन होता है और एक होता है फाइटो सैनिटरी रेगुलेशन। ये होता है स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए। अगर किसी आयातित वस्तु से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होते हैं तो हम सैनिटरी रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी हमारी जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ता है या पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है किसी वस्तु के आयात को लेकर के, तो हम फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आता है नॉन टैरिफ रेगुलेशन के अंतर्गत, नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंतर्गत, यानी गैर प्रशुल्क अवरोध के अंतर्गत। और ये हिस्सा किसका है? ट्रेड बैरियर का। तो ट्रेड बैरियर के दो हिस्से हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। और टैरिफ बैरियर में आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और नॉन टैरिफ में आता है कोटा, लाइसेंसिंग, टेक्निकल रेगुलेशंस, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस। ये पूरी व्यवस्था आपने समझ ली। अब हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन को एक सूचना दी है। और सूचना क्या दी है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। सूचना ये दी है कि जो यूरोपीय संघ द्वारा इस्पात पर, स्टील पर जो टैरिफ लगाया जाता है,
उसकी वजह से भारत को वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच 4.41 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान को भरपाई करने के लिए भारत अब जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। इसकी सूचना भारत ने विश्व व्यापार संगठन को दे दी है और भारत ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ से आने वाली कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ में वृद्धि करेगा, प्रशुल्क में वृद्धि करेगा, ताकि भारत में उनके आयात पर एक प्रतिबंध लगाया जा सके और हमारे यहाँ जो वस्तुओं का उत्पाद होता है, वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उसी के माध्यम से खपत को बनाए रखने का प्रयास किया जा सके, उस चीज को नियोजित किया जा सके जिसके माध्यम से भारत को 4.41 बिलियन डॉलर का नुकसान इस व्यवस्था के माध्यम से हो गया है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2018 में इस्पात पर टैरिफ लगाने की शुरुआत की थी। इसको पहले कुछ ही वर्षों के लिए लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में इसकी अवधि को बढ़ा करके वर्ष 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है, जिससे भारत को यूरोपीय संघ के इस्पात टैरिफ से और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है और अब भारत इसके लिए जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है और भारत इसके अंतर्गत कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ में वृद्धि करेगा। अभी तक ये पूरी बात स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि भारत न केवल टैरिफ में वृद्धि करे बल्कि नॉन टैरिफ तरीकों का इस्तेमाल करके भी आयातों को, यूरोपीय संघ से होने वाले आयात को नियोजित करने का प्रयास करे। इसलिए आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी था। ये व्यापार अवरोध हमने आपको बता दिया ट्रेड बैरियर में आयातों को नियंत्रित करने के लिए और देसी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाते हैं। टैरिफ बैरियर के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, टैरिफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे कोटा निर्धारित किया जा सकता है, लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाई जा सकती है, टेक्निकल अप्रूव लगाए जा सकते हैं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी व्यवस्था हमने समझ ली। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से संबंधित है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसको लेकर के वार्ताएं हो रही हैं। ये होता क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। बाद में चर्चा में सामान्यतः यही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर के वार्ताएं पुनः प्रारंभ हो गई हैं। वार्ताएं 2011 में भी प्रारंभ हुई थी। 2022 में एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ था और उस समझौते की अगली कड़ी सामान्यतः इसी समझौते को सेका को माना जा रहा है। लेकिन सेका क्या होता है, इसके बारे में और किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया को फायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना जरूरी है। जैसे अगर हम इस तरह के आर्थिक समझौतों की बात करते हैं, आर्थिक सहयोग समझौतों की बात करते हैं, तो उसके एक खास चरण को आपको समझना चाहिए। जैसे इस खास चरण में सबसे पहली चीज आती है पीटीए। पीटीए क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी वरीयता व्यापार समझौता। वरीयता व्यापार समझौते के अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग देश अलग अलग वस्तुओं पर, मान लिया दो देशों के बीच होता है, तो दोनों देश अलग अलग वस्तुओं पर जो आयात होता है एक दूसरे से आयात करते हैं, तो वस्तुओं पर कुछ वस्तुओं पर जो प्रशुल्क है उसकी दर को 10% से घटा करके 5% कर देते हैं या 3% कर देते हैं, या इससे कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सामान्यतः प्रशुल्क दरों में परिवर्तन किए जाते हैं ताकि एक दूसरे देशों में अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके कम अवरोधों के माध्यम से और दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार किया जा सके। इसका उद्देश्य यह होता है। साथ ही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इस प्रकार से भी होता है कि एक देश अन्य देशों के साथ जिन शर्तों पर व्यापार करता है वो दूसरे देश के साथ भी उन्हीं शर्तों पर व्यापार करे। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से किसी देश के साथ व्यापार के अंतर्गत बाधा न उत्पन्न की जाए, किसी खास प्रकार का रवैया न अपनाया जाए, वो भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। इसका अगला चरण क्या होता है? इसका अगला चरण होता है एफटीए। एफटीए में क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में कोशिश की जाती है कि वस्तु पर जो प्रशुल्क दरें हैं वो 0% कर दी जाए, 0%। और 0% अगर कर देंगे तो वस्तुओं का जो आयात निर्यात है दोनों देशों के मध्य वो बहुत बड़े स्तर पर विस्तारित हो सकता है और दोनों देशों को जो ट्रेड है वो बहुत बूम कर सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और दोनों देशों को ही इससे फायदा हो सकता है। इसलिए एफटीए को भी वरीयता पर रखा जाता है। एफटीए से अगला चरण आप कह सकते हैं कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब हम एफटीए की बात करते हैं तो सामान्यतः ये बात केवल वस्तुओं के संदर्भ में होती है। अगर इस वस्तुओं में सेवाओं को
और सेवाओं के साथ साथ आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अलावा सरकारी खरीद के अलावा निवेश जैसी चीजों को शामिल कर दिया जाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी पर बात हो रही है कि न केवल वस्तुओं पर बल्कि सेवाओं, आईपीआर, सरकारी खरीद और निवेश पर भी प्रशुल्क दरों को 0% के आसपास लाया जाए, और इस तरह से लाया जाए ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को और ज्यादा विस्तारित किया जा सके। और इसी कारण से ये पूरी खबर चर्चा में है। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2022 के अनुसार इन दोनों देशों के बीच 46.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, जो वर्तमान में जो इसका आंकड़ा है वो 48 बिलियन डॉलर के पास है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। दोनों देशों को व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। एक बाजार खुलने की संभावना है, जैसे भारत की युवा जनसंख्या और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था से ऑस्ट्रेलिया को फायदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को फायदा किस प्रकार से हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया के व्यवसायों को फायदा हो सकता है, जिनमें शिक्षा, कृषि, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचा, विज्ञान और नवाचार यानी इनोवेशन और खेल जैसे क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा हमें यह भी जानना जरूरी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस तरह के समझौते पर जो वार्ता शुरू हुई थी वो वर्ष 2011 में हुई थी, और वर्ष 2016 में किन्हीं कारणों से इन वार्ताओं को स्थगित कर दिया गया था। ये वार्ताएं सस्पेंशन में चली गई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ये वार्ताएं फिर से शुरू हुई, और इसका प्रारंभिक चरण यानी जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, इसके प्रारंभिक चरण पर हमने समझौता किया, जिसको हम कहते हैं आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ 2 अप्रैल 2022 को, लागू हुआ 29 दिसंबर 2022 को। और इसका ही अगला चरण है कि इससे जो सफलता प्राप्त हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया को, इसके अगले चरण के रूप में आर्थिक सहयोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाए, उसे अमली जामा पहनाया जाए और दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। यही पूरा खेल। तो इससे संबंधित आप ये देखिए कि किस प्रकार से लाभ हो सकता है। या सेका और एफटीए में हमने अंतर को बता दिया कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, यह एफटीए से ज्यादा व्यापक होता है, ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, क्योंकि इसमें केवल वस्तुओं का ही व्यापार की बात नहीं होती, उसी पर प्रशुल्क दरों को कम करने की बात नहीं होती, बल्कि सेवाओं, निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, सरकारी खरीद, विवाद और व्यापार के विनियामक पहलू इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसके विपरीत जो एफटीए होता है, जो मुक्त व्यापार समझौता है, वो सामान्यतः केंद्रित होता है वस्तुओं पर। भारत के लिए क्या लाभ हो सकते हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट करता है? तो इससे भारत के अलग अलग वस्तुओं का, विशेष तौर से भारत के कृषि उत्पादों का, फार्मास्यूटिकल उत्पादों का, आईटी सेवाओं का निर्यात ऑस्ट्रेलिया में बढ़ सकता है। भारत का बाजार विविधीकरण भी प्राप्त कर सकता है, केवल एक ही तरह के बाजार पर भारत निर्मित नहीं रहेगा, भारत के बाजार का विस्तार होगा तो उसकी वस्तुओं का निर्यात और उसकी सेवाओं का निर्यात बढ़ेगा, और सेवाओं के निर्यात बढ़ने के साथ साथ भारत को जो आय है अलग अलग वर्गों की, उसे भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई निवेश भी अलग अलग क्षेत्र में बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई निवेश बढ़ सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमें एक विकसित देश की ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का भी प्राप्ति होगी, और ऑस्ट्रेलियाई तकनीक भी भारत पहुंचने की उम्मीद रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी तक भी भारत की पहुंच स्थापित होगी। सेवाओं के निर्यात के बढ़ने की संभावना के बारे में हमने आपको बता ही दिया। साथ ही बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ते हैं, उससे भी वीजा नियमों में, इस तरह के समझौतों से वीजा नियमों में ढील आ सकती है और ज्यादा छात्र ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा तक अपनी पहुंच को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही भारतीय यूनिवर्सिटीज में भी ऑस्ट्रेलिया अपनी शिक्षा पद्धतियों को स्थापित कर सकता है, ला सकता है, और जिससे भारत में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये इस तरह के फायदे भारत को होने की संभावना है। ये बात हो गई हमारी दूसरी खबर पर। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो एशियाई विकास बैंक से जुड़ी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़ी हुई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना जरूरी है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की अपनी एक रिपोर्ट आई है, जिसने बताया है कि भारत में जो वर्तमान समृद्धि दर है, यानी भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है, समृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो 2024 के लिए 7% पर उसने अपने अनुमान को बरकरार रखा है कि वर्ष 2024 का जो वित्त वर्ष है, इसमें भारत अपनी
जीडीपी समृद्धि दर को, ग्रोथ रेट को 7% पर बनाए रखेगा। साथ ही इसने कहा है कि वर्ष 2025 में ये ग्रोथ रेट बढ़ने की भी संभावना है, जो कि 7.2% रहने की संभावना है। और जो बीता वर्ष गया है, वर्ष 2023-24 का, इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट रही है वो 8.2% रही है, जो अपने आप में बहुत बेहतर मानी जाती है। साथ ही कुछ कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में भी बात कही गई है। वो क्या बात क्या है कि भारत का जो ग्रामीण उपभोग है, जो रूरल कंजम्पशन है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। और इसके अलावा पहले से ही मजबूत शहरी उपभोग से भारत में निजी उपभोग में सुधार होने की उम्मीद है, जो ग्रोथ रेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह की बातें रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही ये कहा गया है कि भारत में जो राजस्व संग्रह है वो भी मजबूत स्थिति में रहेगा। इसके अलावा भारत में जो चालू खाता है वो भी नियंत्रित होने के कारण भारत में जो फिस्कल डेफिसिट है वो अपने कोविड से पहले का स्तर जो बनाए रखा था फिस्कल डेफिसिट ने, उस स्तर पर पहुंचने की उसकी संभावना है, उस स्तर तक उसके कम होने की संभावना है। चालू खाते के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चालू खाते में कौन कौन सी चीज आती है, जैसे वस्तुओं का निर्यात और आयात, इसके अलावा सेवाओं का आयात निर्यात और निर्यात, और इसके अलावा प्रेषित धन, रेमिटेंस धन, यानी बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारत में पैसा भेजते हैं और किसी प्रकार की ये देयता यानी लायबिलिटी स्थापित नहीं करता, ये सारी चीजें चालू खाते का हिस्सा होती हैं। इसलिए अगर भारत बड़े स्तर पर निर्यात करता है, सेवाओं के निर्यात में सफल होता है और साथ ही बड़ी मात्रा में प्रेषित धन प्राप्त करता है, तो भारत के चालू खाते के एक बेहतर स्थिति में रहने की उम्मीद है। और चालू खाते की बेहतर स्थिति भारत में फिस्कल डेफिसिट को भी, एक राजकोषीय घाटे को भी एक नियंत्रित स्थिति में बनाए रखती है। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो खाद्य मुद्रास्फीति के कारण भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं, ऊंची कीमतें रह सकती हैं वर्ष 2024 में, और 2025 में ये कीमतें कम हो सकती हैं, मॉडरेट लेवल पर रह सकती हैं, मध्यम स्तर पर रह सकती हैं। ये पूरी रिपोर्ट है। एडीबी के बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1966 में। स्थापना किस लिए की गई थी? एक बहुपक्षीय वित्तीय विकास संगठन है। इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसमें वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 68 देश इसमें स्थित है। 68 और एशिया प्रशांत क्षेत्र के कितने देश हैं? 49। और बाकी देश कहां से हैं? एशिया प्रशांत क्षेत्र से बाहर के देश स्थित हैं। इसका जो मुख्य नीति निर्माण इकाई है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहलाता है। और सामान्यतः इसका लक्ष्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करना, और ऋण के माध्यम से, अलग अलग अनुदानों के माध्यम से इस प्रकार से ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में आर्थिक विकास स्थापित करना, निर्धनता को कम करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनकी स्थिति में सुधार करना, मानव विकास को समर्थन देना, और विकास को इस प्रकार से समर्थन देना ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सके। कम विकसित देशों की आवश्यकता पर विशेष तौर से ध्यान देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 1974 में एशियाई विकास कोष की स्थापना की गई थी, और इसके माध्यम से देशों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। भारत इसमें चौथे नंबर पर योगदान करता है, यानी भारत चौथे नंबर ऐसा देश है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमारी सामान्य बात हुई। हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट आई है। हमारी अगली खबर है ये। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो अभी स्थिर अवस्था में, यानी उतनी ही बनी हुई है जितने की पहले बनी हुई थी। ये रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में एक खास तौर से कई तथ्यों को जान लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये कि लेबर फोर्स के बारे में डाटा हमें निरंतर मिलता रहे, इसके लिए इस तरह के यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2017 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसी की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि जुलाई 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच जो भारत है उसमें बेरोजगारी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, और ये बेरोजगारी 3.2% पर बनी हुई है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों को, सेक्टर्स के बारे में बात कही गई है, उनके रोजगार के बारे में बात कही गई है। जैसे कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ये कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के वितरण में मामूली वृद्धि हुई है, यानी इस सेक्टर में
श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र की बात करते हैं तो पिछले वर्षों की तुलना में किसी भी तरह से वृद्धि दिखाई नहीं देती है, रोजगार वृद्धि नहीं हुई है। अगर हम महिला कार्यबल की बात करते हैं, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की बात करते हैं तो उसके विस्तार की संभावना हमें दिखाई देती है। महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है, कार्यबल में, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अगर हम ग्रामीण लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें वर्ष 2017 में 50.7 से बढ़कर के ये 2023-24 में कितना हो गया है? ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रम बल भागीदारी है ये 63.7% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में जो श्रम बल भागीदारी है 47.6% से बढ़कर के 52% हो गई है। और ये आंकड़े 2017-18 से 2023-24 के हैं। इसी प्रकार से अगर हम पुरुषों की भागीदारी की बात करते हैं श्रम बल में तो ये 2017-18 के 75.8% से बढ़कर के 2023-24 में 78.8% हो गई है। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 2017-18 में 23.3% से बढ़कर के ये हो गई 41.7% 2023-24 में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वृद्धि को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि लगभग 18% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर ये प्रस्तुत करती है। अगर हम कई जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक विशिष्टताओं की बात करें जो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं तो उसमें अलग अलग मुस्लिम महिलाओं, हिंदू महिलाओं, सिख महिलाओं और इसके अलावा ईसाई महिलाओं के भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को दिखाया गया है। जैसे हिंदू महिलाओं में ये 15% से बढ़कर के 21.4% हुआ है। माफ कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं में बढ़कर के हुआ है 15% से 21.4%। हिंदू महिलाओं में 26.1% से बढ़कर के 33.3% हुआ है। सिख महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनका जो श्रम बल में भागीदारी है वो 19.8% से बढ़कर के 26.7% हुई है। और इसी प्रकार से अगर हम ईसाई महिलाओं की बात करते हैं तो उनके पार्टिसिपेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, 34.2% से बढ़कर 38.3% हुआ है। और ये आंकड़े वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के बीच के हैं। तो इसने एक डेमोग्राफिक विशिष्टताओं को भी प्रस्तुत किया है अपनी रिपोर्ट में। कृषि रोजगार के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। और जैसा कि हमें पता लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। आप देखिए कि कृषि श्रमिकों की संख्या 2012 में 20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024 में कितनी हुई है? 27 करोड़ की हुई है, जो अपने आप में दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में कहीं ना कहीं उनको काम मिलने की स्थिति नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में एक स्थिरता दिखती है। विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी 11.4% पर बनी रही है और पिछले दशक में इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अगर हम निर्माण क्षेत्र की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहां पर हमें ये दिखाई देता है कि रोजगार में निर्माण कार्य का जो योगदान है वो पुनः 12% पर आ गया है, जिसमें वृद्धि और उछाल की कमी है। यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ या बूम की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहे गए हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें नॉन टैरिफ अवरोध यानी नॉन टैरिफ बैरियर की श्रेणी में रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं कोटा निर्धारण, सैनिटरी विनियमन, लाइसेंसिंग या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वार्ता कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूस या ऑस्ट्रेलिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बैंकॉक, मनीला, जकार्ता या बाली? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आपका अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017 या वर्ष 2018। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।